दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उन दो सरगनाओं की जो एक ही घर में पैदा हुए, दोनों सके भाई और दोनों डॉन अपने अपने तरीके से। तो भाइयों के भाई इस किस्से में, सीरीज में, लड़ी में हम आपको दो डॉन भाइयों का किस्सा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने लेवल पे एक डिफरेंट किस्म की एक अपना जो नाम था, एक स्टेटस अंडरवर्ल्ड में बनाया। एक का नाम था अमर नायक, दूसरे का नाम है अश्विन नायक। ये दोनों भाइयों ने अंडरवर्ल्ड में वो कुछ देखा, वो सब किया जो बहुत कम सुनने देखने को मिलता है। बात कुछ इस किस्म की थी कि जब अमर नायक का किस्से मैंने आपको बहुत सुनाए, शायद 3-4 एपिसोड पिछले साल के अंदर अंदर हमने अमर नायक पे किए। एक शायद और भी करना पड़े, कुछ नई जानकारी उभर के सामने आ रही है, इसलिए आज के दिन मैं अमर नायक पे कम बोलूँगा और उसके छोटे भाई अश्विन नायक पे ऊपर ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने अश्विन नायक पे कोई एपिसोड इंडिपेंडेंटली नहीं बनाया है। मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था इस पे, तो आज और कल 2 दिनों में जो बीता कल था उसमें कुछ नई जानकारियाँ उभर के सामने आई, तो ये फैसला किया गया कि इस कड़ी में आज की ये लड़ी जो है ये इन दोनों भाइयों पे बनाई जाए, जो डॉन भाई थे दोनों। बात को अमरनाथ का कहानी आपने सबने सुनी हुई है। तो 92 के करीब की बात है जब अश्विन नायक के ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस बनता है। आर्म्स एक्ट के केस में उसकी तारीख पड़ती है सेशन कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर अरुण गवली के गैंग ने फील्डिंग लगा के रखी थी, क्योंकि अरुण गवली के जितने नोन लोग थे उन सब की जानकारी अमर नायक गैंग के पास थी। अमर नायक तभी जिंदा था और सिंगापुर में यहाँ से पुलिस से बचते हुए सिंगापुर अपना बेस बनाया हुआ था। तो सिंगापुर में बैठे अमर नायक को ये खबर मिलती है कि अरुण गवली गैंग के कुछ लोग अमर नायक, मतलब उसके छोटे भाई को, अश्विन नायक को अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसको ये भी पता लगा कि कोई नोन फिगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी नए शख्स को इस्तेमाल किया जाएगा। उसने अपने भाई को, अश्विन को, वहाँ से वार्निंग दी, फ़ोन करके उसको इतला दी कि तुम आज कोर्ट में मत जाना, तुम्हारी फील्डिंग लगाई हुई है। लेकिन अश्विन नायक का कुछ अपना तरीका था, वो कानून के हिसाब से कैसे डील करना है, वो अपनी पेशी से गैर हाजिर नहीं होना चाहता था किसी कारण से। उसने अपने लेवल पे प्रिकॉशन लिए, अपने आदमी साथ में लेके गया जो कोर्ट के चारों तरफ फील्डिंग लगा के खड़े थे कि अरुण गवली का कोई भी आदमी नज़र आए तो उसको वहीं पे टपका दिया जाए। लेकिन जब कुछ होना होता है तो कैसे होता है, उसका क्यास नहीं लगाया जा सकता। तो उसी चक्कर में जब ये आदमी कोर्ट में जाता है तो जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो जज पूछता है कि आपका वकील कहाँ है। तो अश्विन नायक का कहना होता है मेरा कोई वकील नहीं है, जो बात करनी है मैं खुद करूँगा। इतने में एक शख्स वकील के रोब्स में, काले कपड़े पहन के वकील की ड्रेस में, वो आदमी सामने आता है और कहता है कि मैं इसका वकील हूँ। और इसके नज़दीक आते ही वो आदमी अपनी उस काले कोट की जेब से एक वेपन निकालता है और अश्विन नायक पे फायरिंग करता है। पहली गोली उसके गले पे लगती है तो करीब से निकल जाती है, और दूसरी गोली जो है वो अश्विन नायक के कान के ऊपर के हिस्से में लगती है और सीधी दिमाग में घुस जाती है। और अब अश्विन नायक वहाँ पे गिरता है और वहीं पे जो हाजिर पुलिस वाले होते हैं वो आदमी
उस सो कॉल्ड वकील जो एक भेष बदल के आया था, उस आदमी पे गोली चलाते हैं, उसको इंजर्ड करते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो आदमी अरुण गवली का भेजा हुआ रविंद्र सावंत था। उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं था और उस आदमी को पता भी नहीं था कि जिस शख्स पे उसने गोली चलानी है उस शख्स का नाम अश्विन नायक है। शायद यही एक कारण था कि अमर नायक ने और उसके गैंग ने उस शख्स से बदला लेने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की। एक ठानी नहीं कि उसको ज़रूर मारना है, पीछे ज़रूर लगे रहे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये ज्ञान हो गया था कि इस आदमी को बेवकूफ़ बना के अश्विन नायक पे फायरिंग कराई गई है। और उस आदमी को पहले उसने कभी इस किस्म का कोई काम नहीं किया था। उसको दगड़ी चाल में उसी कमरे में ट्रेनिंग दी गई जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका था कि गोली कैसे चलानी है। और वही हुआ। वो आदमी जब कोर्ट में उसने गोली चलानी थी तो वो घबराया हुआ था, इसीलिए उसका पहला जो वार था, पहला जो फायर था, वो निशाने पे नहीं लगा। लेकिन उसको फिर प्रॉड किया गया, जो लोग उसके साथ थे, कि दोबारा चला गोली। उस आदमी ने दोबारा चलाई जो अश्विन नायक के सर में लगी। तो रविंद्र सावंत को पकड़ के उसको जेल भेजा गया। बाद में केस का जब फैसला हुआ तो उसको उम्र कैद की सज़ा भी हुई। लेकिन उसके पहले अमर नायक को अश्विन नायक को इमीडिएटली वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे वो गोली निकाली गई। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद अश्विन नायक को पैरालिसिस जो एक किस्म का होता है बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे का उसका शरीर जो था वो काम करने से बंद हो गया। वो आदमी व्हील चेयर पे आ गया इलाज के बाद। लेकिन इस बड़ी हैरानी की बात है, मैंने अश्विन नायक के करीबियों से बात की। सबका कहना है कि आज तक जितने भी सीटी स्कैन हुए, एक्सरे हुए, सब में दिमाग की कोई भी नस नाड़ी ऐसी नहीं है जो डैमेज हुई हो। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उस आदमी को कमर के नीचे का पैरालिसिस होता है। बहुत अमेरिका तक उस बंदे ने इलाज करवाया जाके, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और साथ के साथ क्यों हुआ उसका कारण भी आज तक डॉक्टर समझ नहीं सके। कुछ डैमेज जो हुआ जिसकी वजह से उसको व्हीलचेयर पे जाना पड़ा, उस डैमेज की कोई भी का सबूत जो है वो दिमाग के किसी किस्म के एग्जामिनेशन से आज तक सामने नहीं आया है। तो लो 92 से वो आदमी आज तक व्हीलचेयर पे है। 8 साल वो, 22 ये 30 साल तकरीबन देखिए उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा वो उस व्हीलचेयर पे निकाली है। तो वहाँ से वो छूटने के बाद जब उसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग जो चलती थी, वहाँ से वो आदमी अब जब व्हीलचेयर पे आ गया तो सिटिंग डक हो गया। उस पर दोबारा हमला करना बहुत ही आसान हो गया था। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अमर नायक ऑलरेडी देश के बाहर था, लेकिन उसने अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश की। अरुण गवली के बहुत लोगों को मारा। अरुण गवली को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दगड़ी चाल से निकलता नहीं था। और इसी चलते चलते अमर नायक ने अपने भाई को मुंबई से भगा के दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक सेफ हाउस लेके दिया। यहाँ से अश्विन नायक फरीदाबाद में रहने लगा, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और वहाँ पे उस शख्स ने जो कम्युनिकेशन का साधन था, उसके लिए अमर नायक ने अपने भाई को एक सैटेलाइट फ़ोन प्रदान किया। उस सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू अश्विन नायक अपने लोगों के साथ और अपने भाई के साथ तालमेल रखता था, जो जिससे उसकी लोकेशन पता नहीं लगती थी। तभी मोबाइल फ़ोन का इतना
ज़माना नहीं था, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल उस आदमी ने अपनी जारी रखी, ओपन रखी उस सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू। होता क्या है, उन्हीं दिनों में दिल्ली में एक पार्टी होती है जिसमें कुछ बड़े ड्रग स्मगलर, आर्म्स डीलर, एक आदमी था उसका नाम था प्रभु, पहला आगे पीछे का नाम मैं भूल गया। दिल्ली का वो बहुत बड़ा एक ड्रग स्मगलर था और वो शख्स का कोई लेना देना एलटीटी के साथ भी था या बांग्लादेश में जो इंसर्जेंट थे उनके साथ भी था। तो कुछ ऐसी कोई डील थी जिसके लिए अमर नायक गैंग की या कहो कि अश्विन नायक के लोगों की बातचीत चल रही थी कि उस शख्स से वो जो ड्रग की जो खेप थी उसके साथ हथियार भी सोफिस्टिकेटेड आने थे। तो वो बातचीत जो थी इनकी चल रही थी, लेकिन उसी चक्कर में वो जो ड्रग स्मगलर था प्रभु, उसका मर्डर हो जाता है और कहानी में एक नया मोड़ आता है। मर्डर होने के बाद जो शक की सुई होती है वो कहीं ना कहीं अश्विन नायक पर पहुंचती है, लेकिन तभी अश्विन नायक वहां से फरार होके देश छोड़ने की तैयारी करने लगा। व्हील चेयर पे था, लेकिन उसको पता था कि मैं ज़्यादा देर छुप के नहीं रह सकता हूँ, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और व्हील चेयर तो हर जगह पहचानी जाएगी। तो उसने वहाँ से अमर नायक की हेल्प से वहाँ से वो आदमी शख्स दिल्ली से निकल के कलकत्ता जाता है और वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुँच जाता है और उसके साथ उसके दो साथी, एक जो कलकत्ता का था नदीम और दूसरा मुंबई का उसका साथी किशोर, ये तीनों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश एंट्री की कोशिश कर रहे थे। जब इनको वहाँ पे जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं उन्होंने इसको रोका, अरेस्ट पकड़ा इनको। तो इनको लगा कि कहीं हमारा यहाँ पे कुछ एनकाउंटर वगैरह नहीं हो जाए, तो अश्विन नायक ने अपनी असली आइडेंटिटी, हालांकि पेपर नकली बना के रखे हुए थे सब, बांग्लादेश में बाई लैंड एंटर करने का परमिट वगैरह ले रखा था, सब डॉक्यूमेंट पूरे थे लेकिन नकली थे। तो वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए अश्विन नायक ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दी कि मेरा नाम तो अश्विन नायक है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और ये मेरे ऊपर जो जो चार्जेस आप लगा रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन वहाँ से बॉर्डर से इसको अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस इसको इसके ऊपर एक कोई 5 किलो की ड्रग का केस और कुछ हथियारों की स्मगलिंग का केस बना के इसके ऊपर लीगल कार्रवाई शुरू होती है। तो करते करते उस केस के चक्कर में 6 साल अश्विन नायक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। वहाँ से वो केस ख़त्म होने के बाद अश्विन नायक मुंबई आता है और यहाँ पे उसकी उस गैर हाजिरी में जेल के दौरान अमर नायक का 96 में एनकाउंटर हो जाता है, जो किस्सा मैंने आपको 2-3 एपिसोड में पिछले कुछ दिनों में सुनाया। और देखिए, एक भाई जो अपने छोटे भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था वो खुद शिकार हो गया। उस समय की पॉलिटिक्स और जो उसके जो दूसरे कारण थे वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद अश्विन नायक मुंबई में आता है, तो यहाँ पे जो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस जिसको बीच में छोड़ के वो भागा था और उसके साथ कुछ और केसेस भी इन बिटवीन हुए, उसकी वजह से उसको फिर अरेस्ट कर दिया जाता है और उसको डिफरेंट जेल में, आर्थर रोड जेल, थाना जेल, कल्याण जेल, ये जेल, वहाँ पे उसको भेजा जाता है। लेकिन एक एक केस में वो बरी होते जाता है। दिमागी आदमी था, फिर उसको पता था मैं व्हील चेयर पे हूँ, भाग दौड़ कर नहीं सकता, बाहर जाऊँगा तो फिर अटैक होगा। तो उसने अपने बचाव के लिए जितने कुछ पुराने केसेस थे, जब एक केस में सज़ा हो जाती थी तो अपना दूसरा केस खुलवा लेता था कोर्ट को बोल के कि मैं मेरे खिलाफ जो और दूसरे केस हैं वो भी चलाए जाएं। उसके पीछे कारण एक ये भी था
कि अगर आपको एक केस में सज़ा हो जाती है तो आप सज़ा याफ्ता मुजरम बन जाते हो। फिर आपको जेल की वो जो एक अंडर ट्रायल को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सज़ा याफ्ता को नहीं मिलती। आपको जेल की वो जो सफ़ेद लाइन वाली यूनिफॉर्म होती है वो पहननी पड़ती है। आपको जो बैरक्स है अंदर की जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स की होती हैं वहाँ पे रहना पड़ता है। आपको जो रिश्तेदारों को मिलने की परमिशन नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, सहूलतें जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को नहीं मिलती हैं लेकिन अंडर ट्रायल्स को मिलती हैं। तो अश्विन नायक ने 3-4 अपने केस जो थे वो खुलवा लिए। उनकी वजह से जब एक केस में सज़ा हुई तो दूसरा केस में वो अंडर ट्रायल मुजरिम था। तो अंडर ट्रायल होने के चलते उसको कोर्ट में भी लेके आया जाता था, कोर्ट से वापस फिर जेल में लेके जाया जाता था। उसी दौरान वो अपने लोगों को मिल गिल भी लेता था, अपनी फैमिली से बात कर लेता था, अपना बिजनेस जो भी उसका था उसकी प्लानिंग कर लेता था। जो और जो बातों का आदान प्रदान होता है वो सब उसको फैसिलिटी मिल जाती थी बीइंग एन अंडर ट्रायल। तो करते करते उस आदमी की आधी उम्र जो थी वो केसेस को भुगताने में लग गई। उसी दौरान 2000 के बाद उसकी जो पत्नी थी गीता नायक, उसके मर्डर केस में भी अश्विन नायक के ऊपर केस चला। बहुत लंबा केस चला वो, लेकिन उस केस में भी अल्टीमेटली वो बरी हो गया। और 2010 के करीब देखिए आप, 2092 से लेके चलते चलते वो कितनी बार जेल में गया, उसके बाद बाहर आया, फिर गया, फिर आया। तो 2010 में फाइनली वो पुराने केसेस में बरी होके वापस आता है। और उसके बाद उसके ऊपर एक नया केस लगा दिया जाता है जिसमें श्रीपति बिल्डर्स, कोई श्रीपत बिल्डर्स वगैरह, उसका एक्सटॉर्शन का केस लगा के उसके ऊपर नया केस चलता है एक्सटॉर्शन का। उसके नीचे फिर उसको 6 साल जेल काटनी पड़ती है, जिसकी पूरी सज़ा ख़त्म करके सब केसेस की अभी 2-1 महीने 3-1 महीने पहले वो सब केसेस से बरी होके फाइनली बाहर आया। और बाहर आके उसने सबसे पहला काम जो हर आदमी का एक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरा किया, अपने बेटे की शादी की। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, वो शादी का कार्ड भी हमने छापा था। अश्विन नायक और उसके बेटे और उसकी बहू की तस्वीर भी आपके साथ हमने शेयर की थी। अब देखिए कि अश्विन नायक की कहानी बाकी डॉन से डिफरेंट इसलिए है कि ये आदमी कभी जुर्म की दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। और उसके लिए उसने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उस समय पे, शादी के पहले, वही गीता नायक, इन दोनों ने फैसला किया कि हमारा भाई अमर नायक इस फील्ड में है, डॉन है और बहुत बड़ा डॉन है, तो मैं इस फील्ड में नहीं जाना चाहता। ये पढ़ा लिखा इंजीनियर था, इंग्लैंड से पढ़ के आया था, आधी दुनिया घूम चुका था, अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता था, वार्तालाप अच्छा कर लेता था, दिमागी आदमी था। वो कुछ अपने तरीके का करना चाहता था। उसको पता था कि मुंबई में रह के मैं एक नई ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकता हूँ। उसके लिए उसने मुंबई से बहुत दूर चेन्नई में, जो पहले जिसको मद्रास कहा जाता था, वहाँ पे सेटल होने का फ़ैसला किया। और ये पहला ऐसा इंसान नहीं था। चेन्नई जो है वो काफ़ी सेफ गिनी जाता है शहर, जहाँ तक अंडरवर्ल्ड की, जो बाकी देश का अंडरवर्ल्ड है, उससे कनेक्टेड। तो काफ़ी सारे लोग जो अपने अपने राज्यों में जिनकी ज़िंदगी को खतरा होता था, उनको हमारी एजेंसीज भी हेल्प करती थी चेन्नई में सेटल करने की। उसमें महबूबा मुफ्ती की एक बहन भी है जिसको चेन्नई में सेटल किया गया। कुछ सिख खालिस्तानी भी ऐसे थे जिनको चेन्नई में सेटल किया गया।
जिन्होंने सुधरने का मौका मांगा सरकार से, जब उनकी जान को खतरा था, तो उनको एक सेफ जगह, सेफ हाउस प्रोवाइड किया जाता था चेन्नई में। तो वहाँ पे इन दोनों लोगों ने गए, गीता नायक और अश्विन, एक बार नहीं कई बार चेन्नई गए और वहाँ पे घर ढूंढा और कोई काम धंधे की भी प्लानिंग की कि यहाँ पे रह के ये काम किया जा सकता है। उसी दौरान एक बार वहाँ से, चेन्नई से वापस आते हुए, जैसे ही अश्विन नायक सेंटा क्रूज, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मुंबई का, वहाँ से जब वापस आ रहा था तो इसके ऊपर एक बहुत तकड़ा जानलेवा हमला किया जाता है, जिस हमले में कोई 100 के करीब गोलियां चलती हैं। लेकिन अश्विन नायक लक्की था, वो अपनी गाड़ी से निकल के, एक डिच थी, एक खड्डा था एक रोड के किनारे सेंटा क्रूज में, जहाँ पे एयरफोर्स का एक छोटा सा उनका गेस्ट हाउस, मेस वगैरह है। साथ में अभी वहाँ पे एक जहाज़ का मॉडल भी लगाया गया है, जो वीआईपी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जंक्शन है, वहाँ पे गोली चलती है। लेकिन अश्विन नायक वहाँ से बाल बाल बच जाता है, लेकिन इसका एक खास बॉडीगार्ड मारा जाता है और 2-3 और लोग इंजर्ड होते हैं। उसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा तो इसके अंदर के लोगों ने खबर दी कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो अश्विन नायक ने अपनी फैमिली, जिसमें इसके घर के और लोग भी थे, गीता नायक के अलावा कुछ और रिश्तेदार थे, उनको सेपरेट गाड़ी से, टैक्सी में बिठा के एयरपोर्ट से निकाल दिया और ख़ुद उस गाड़ी में बैठ के ट्रैवल किया, जो इसको स्पेशली 144 टेनेमेंट से मुंबई सेंट्रल से अग्रीपाड़ा से लेने गई थी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। लेकिन उस अटैक में बचने के बाद इस शख्स ने अपनी जो ज़िंदगी थी वो नए सिरे से जो शुरू करनी थी, उसमें बहुत बड़ी बाधा पड़ी। और उसके बाद जब दूसरी ट्रेजडी अश्विन नायक के साथ होती है, जब वो जेल में होता है, तो उसकी वाइफ जो है गीता, उसका अपने ही पुलिस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर हो जाता है और अल्टीमेटली एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। तो ये ऐसी ज़िंदगी से निकल के, और उसके साथ साथ फैमिली की जिम्मेदारियां, जो अमर नायक के बच्चे थे उनको पढ़ाना लिखाना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो सब काम अश्विन नायक ने पूरे किए। और आज मुंबई में वो अपना जो भाई का छोड़ा हुआ जो एक लिगेसी थी, उसको भी चला रहा है, और अपना बिजनेस, अपना काम धंधा, और अपने सब लोगों को काम धंधे पे लगाया। सब लोगों को डिफरेंट लाइन में, जिनको एक नंबर का धंधा कहते हैं, उसमें डाल दिया। किसी को इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट ले दिया, किसी को प्लम्बर का कॉन्ट्रैक्ट ले दिया, किसी को बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का ठेकेदार बना दिया। तो इस तरीके से अपने गैंग के सब लोगों को एक नई शुरुआत ज़िंदगी में करने का मौका भी दिया और ख़ुद भी किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी डॉन भाई की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।